हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम लोग का इस बैच AM360 बैच में आज दूसरा लेक्चर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। तो कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का टारगेट क्या है। ठीक है, आई होप सो। अगर मेरी बात सुनो, अगर आपको आप प्रीवियस लेक्चर देखें, इससे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर आप देखें तभी ये लेक्चर देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और पहले लेक्चर में अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है ना, तो आप उसको कमेंट कीजिए, है ना, और हम कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आपको वहीं पर या फिर मैं आपको अगले वीडियो में आपको वो चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टारगेट क्या क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल करेंगे, यूकैरियोटिक सेल करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल करेंगे और ये सब मेसोसोम करेंगे, राइट। और इससे पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं उस टॉपिक पर, क्वेश्चन ऑन लास्ट क्लास। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, देखो, ओह नंबरिंग उल्टा पुल्टा कर दिया, चलो कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियोरी इज, मतलब सेल थियोरी क्या था हम लोग कल लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सेल थियोरी में दो लाइन जो लास्ट में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, ये कि कोई भी जो नया सेल है ना, वो पुराने वाले सेल से ही उत्पन्न होता है डिवीजन के थ्रू। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या पढ़े थे सेल थियोरी में कि जैसे मान लिया जाए कि सेल थियोरी में दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे सबसे पहले। तो एक थे मेथियस स्क्लेटन, एक थे थियोडोर सिवान साहब। मेथियस स्क्लेटन कहाँ के थे, बोटानिस्ट थे और जर्मनी की थे। 1838 में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे प्लांट के ऊपर स्टडी किया और बताया कि जितना भी प्लांट होता है वो सारा जो है सेल से बना होता है और सेल जो बाद में टिश्यू बनाता है। ठीक है, उसके बाद थियोडोर सिवान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के थे। उन्होंने 1839 में उन्होंने बहुत सारे एनिमल के ऊपर स्टडी किया और बताया कि जितना भी एनिमल है ना, उसके सेल के बाहर एक थिन लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। देन उन्होंने प्लांट टिश्यू को देखा तो वो यूनिक कैरेक्टर मिला उनको जिनको सेल वॉल बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि एनिमल सेल जो है उसके बाहर सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर जो एनिमल सेल के कंपैरिजन में एक चीज एक्स्ट्रा होता है वो तुम्हारा क्या है, सेल वॉल है। उसके बाद इनसे लोगों ने पूछा कि भाई नया सेल कैसे बनता है ना और कहाँ बनता है, तो ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आए कौन साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो साहब आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया 1855 में ओमनी सेलुला ई सेलुला करके एक स्टेटमेंट दिया था जो लैटिन लैंग्वेज में था। और उस स्टेटमेंट का मतलब यह था कि कोई भी जो सेल है वो पुराने वाले सेल से ही डिवीजन के थ्रू बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल थियरी वहां लगेगा जहां पर जो चीज सेल का बना हुआ होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, देखो ध्यान सुनो, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। देखो सबसे पहले क्या है, ईस्ट, आपको पता होना चाहिए ईस्ट सेलुलर है तो सेल का बना हुआ है। ठीक है, वायरस जो होता है बेटा, ये आपका आंसर होगा। वायरस क्यों, क्योंकि वायरस जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी ये नॉन सेलुलर, नॉन सेल्यूलर है, इस वजह से ये क्या होगा, वायरस जो है वो आपका सेल थियरी को क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये एक्सेप्शन हुआ सेल थ्योरी का। एक्सेप्शन मतलब जो सेल थ्योरी का विरोध करता हो, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो वायरस आपका आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े चलो। और ये एनिमल सेल तो आपको पता ही है कि क्या होगा, है ना, और प्लांट सेल ऑब्वियसली लास्ट में ही सेल लगा हुआ, भाई देख ये तो सेल ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्या है, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन विच रिलेटेड टू सिवान रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, मतलब यहां पे बोल रहा है कि इसमें से select the right option which related to सिवान रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इन सारे स्टेटमेंट में से कौन से सिवान के बोले हुए स्टेटमेंट से मैच करता है। पहला स्टेटमेंट क्या, ही रिपोर्टेड दैट सेल हैव द थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब समझ में आ रहा है, पहली बात तो सिवान, ये थियोडोर सिवान है, क्या है ये थियोडोर सिवान है, थियोडोर सिवान है। ठीक है, वो बोला, तो उन्होंने ही बताया था ना कि एनिमल सेल के बाहर एक क्या होता है, थिन लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, ये भी उन्होंने कहा था, इसका मतलब ये भी सही है, अभी कुछ देर पहले तो हम लोग रिवीजन किए। तीसरा क्या था, बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये भी उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर जाना चाहिए। देखो ऑल आर द करेक्ट, मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आपका सही आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। अच्छा ये अभी हम लोग नहीं पढ़े, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्या है, विच इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू
ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। देखो ये नीट में आया हुआ सवाल है, नीट 1993 में आया था, देख लो कहाँ कब आया था ये, नीट 1993 में। इसमें बोल रहा है कि विच इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। मतलब सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जितना जानते हैं उसके आधार पर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है सर, क्या लगो पहले एक एक करके पढ़ते हैं, देखते कौन सा सही है। इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियाज। सर समझ में नहीं, आगे पढ़ते हैं। मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। क्या पूछ रहा है सवाल में कि करेक्ट पूछ रहा है ना, ठीक है। अब हम एक करेक्ट ढूंढना, क्योंकि इससे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़े नहीं है, मैचेस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पता, लेकिन अब उनके पढ़े बिना भी ये क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखो सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड, मतलब सेल थ्योरी गुड नहीं है बिकॉज अलाइविंग बीइंग, जैसे एग्जांपल वायरस, डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? ध्यान से सोच के देखो, सेल थ्योरी जो है अगर हम उसको एक पल के लिए अगर गुड नहीं माने, अच्छा नहीं माने, तो इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि उसका जो वायरस है, जैसे मान एग्जांपल हम अभी पढ़े थे ना, वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होता है, जिसके वजह से सेल थ्योरी उस पर नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आंसर तुम्हारा सी जाना चाहिए। ठीक है, अब इन तीनों ऑप्शन के बाद मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे तो पता है भाई, आपको नहीं पता कि आप पढ़े नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये ऑप्शन तो सही है, तो ये आज का सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कब पूछा गया? नीट 1993 में। कब पूछा? नीट 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो, मैच वन विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ये कोट्स आपका नीचे चला गया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, रुक जाओ। दिख रही हो है? हाँ चलो क्या है देखो, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, पहला क्या है? लेवेनहॉक। अब मुझे बताओ कि ये एंटन वॉन लेवेनहॉक की बात कर रहे हैं, तो एंटन वॉन लेवेनहॉक ने क्या किया था? सर सबसे पहला लिविंग सेल को किसने देखा था? एंटन वॉन लेवेनहॉक साहब ने देखा था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, मतलब ये सबसे पहले क्या कहते हैं? लिविंग सेल को देखते थे, जहां तक हम लोग पढ़े हैं ना कल, उसकी बात करें तो इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। ठीक है सर, रॉबर्ट ब्राउन सर न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। ठीक है, एस्क्लिडन और सिवान, इन दोनों ने तो क्या किया था? सेल थ्योरी दिया था। तो एंटन वॉन लेवेनहॉक क्या लिखा हो देखो, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। एक का तो आंसर एक होना चाहिए। ठीक है सर, एक आंसर एक होना चाहिए। देखो एक आंसर एक एक 3 कट जाएगा, गलत, पहला ऑप्शन गलत, मतलब ये जो आपका 3 नंबर है, एक सेकंड, 3 नंबर तो गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, मतलब बी का आंसर 3 जाना चाहिए, है ना? बी का आंसर क्या जाना चाहिए? 3 जाना चाहिए, क्योंकि डिस्कवरी तो उन्होंने किया था, तो बी का आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, देखो किस तरीके से अप्रोच करना है। ये एक ऑप्शन तो पहले कट चुका है, बी का आंसर इन दोनों में 3 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचा 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन बचा। ठीक है सर, एस्क्लिडन क्या दिए थे? सर एस्क्लिडन जो है उन्होंने प्लांट के ऊपर डिस्कवरी किया था, और उन्होंने बताया कि प्लांट जो है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट मिलकर बना होता है। मतलब एस्क्लिडन साहब का जो है वो किस स्टेटमेंट को फॉलो करे जहां पे प्लांट लिखा हुआ? सिवान साहब का एनिमल के ऊपर। ठीक है, देखते, तो एस्क्लिडन साहब क्या किए थे? प्लांट किए थे। देखो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन यूनिक कैरेक्टर, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, ये ऑप्शन हमारा मैच कर चुका है और ये मैच कर चुका है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा हुआ, राइट? तो एस्क्लिडन साहब ने क्या किया था? द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन इज अ यूनिक कैरेक्टर टू प्लांट सेल। क्या एस्क्लिडन ने क्या था? नहीं सर, ये तो बताए थे थियोडोर सिवान साहब ने। ये किसने बताया था? थियोडोर सिवान साहब ने बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि डी का आंसर आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें डी का आंसर 2 है, इसमें गलत। देखो इसका आंसर क्या होगा? 1 इज योर करेक्ट आंसर। जिस तरीके से हम सॉल्व किया उसी तरीके करना, और ये भी मिला लो, एस्क्लिडन जो है वो ऑल प्लांट कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। मतलब यहाँ पे देखो सी का क्या है? 4 है ना, तो 4 का तो एकदम मैच कर रहा है ना, क्योंकि तुमको पता है कि एस्क्लिडन साहब जो है वो आपका किस पे मैच करेंगे? जहां पर प्लांट की बात हो रहा होगा। तो इसके डी का आंसर 4 हो जाएगा, सी का आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है सर, और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस खोज की, तो ये 3 हो गया, और ये तो सामने सामने। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। क्या आपको एकदम अच्छे से क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब नया सेल कैसे बनता है? क्या पढ़ाए थे कि नया सेल कैसे बनेगा? मुझे बताओ कि नया सेल जो है, सर आपने बताया था कि यही तो एक्सेप्शन था ना सेल, इसका क्या कहते हैं, एस्क्लिडन और सिवान का। ये एस्क्लिडन साहब और सिवान साहब इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि नया सेल कैसे बनेगा। अब ये किसने एक्सप्लेन किया था? सर रुडोल्फ विर्चो ने किया था 1855 में। किसने किया था? एक्सप्लेन बाय रुडोल्फ विर्चो इन
1855। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा कि कोई भी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल से बनता है, मतलब पहले वाला सेल जो ऑलरेडी मौजूद है आपके बॉडी के अंदर उससे बनता है। क्या लिखा हुआ देखते हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं। बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन, भाई साहब ये क्या है? कुछ नहीं है, ये तो गलत है, फिर गलत। फ्रॉम एबायोटिक मेटेरियल, गलत। एबायोटिक मतलब तो नॉन लिविंग। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये आंसर आएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। सी क्या आपका सही आंसर है? बोलो समझ आ रहा है? एकदम अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि हम लोग कल इन सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। बस देखो एक टॉपिक से कितना सवाल बन सकता है। हाँ देखो, ये तुम्हारा नीट, इधर के भाई, नीट 1993 का सवाल है। सर ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि नेम, मैं इसी से कर देता हूँ, नेम द स्क्लिडन एंड सिवान आर एसोसिएट विथ, मतलब स्क्लिडन और सिवान का नाम किस, इन चारों ऑप्शंस में से किससे मिलता है? क्या काम किए थे उन्होंने? तो पहला ऑप्शन जो आपके सामने है वो है आपका प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, गलत। हमने क्या बताया था कि स्क्लिडन जो है, स्क्लिडन एंड थियोडोसिवान जो है, इन दोनों ने सेल थियरी दिया था। क्या दिया था? सेल थियरी को दिया था। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था इसको। तो इसका आंसर आपका क्या देगा? सेल थियरी इज योर करेक्ट आंसर। देखो 1993, नीट 1993 का सवाल है। सेल थियरी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, एकदम क्लियर। चलो आगे की तरफ बढ़ते। हाँ ये देखो असर्शन रीजन वाला है। हाँ, देखो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तुम्हारा असर्शन है। रीजन, वो रीजन तुम्हारा नीचे लिखा हुआ है, मुझे सोच के बताओ, है ना। आंसर प्लीज। चलो हाँ, तो असर्शन क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का। सर ये तो सही है, आपने कल ही तो पढ़ाया था, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है ये कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है ना। और रीजन जो अब आपका एक्सप्लेन भी करा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या यहां तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है? चलो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये रिपीट हो गया, डिलीट करता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट, ये नहीं पढ़े अभी, आज पढ़ेंगे। हु गिव द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी? बताओ, ये पढ़ा चुके कि किसने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी का? हु गिव द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी का फाइनल शेप किसने दिया था? बताओ क्या आंसर आएगा? विर्चो साहब ने दिया था, रुडोल्फ विर्चो साहब ने दिया था। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये सब एकदम आसान सवाल है? कोई मसला इसमें? नेक्स्ट, विच वन इज एन एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी? भाई तो कर चुका है, वायरस होगा ना। वायरस आएगा। हाँ देखो, नीट 2019 रिसेंट का सवाल है ये, नीट 2019। ठीक है, क्या पूछ रहा है सर? देखो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। सबसे पहले ओमनी सेलुला ई सेलुला सेल थ्योरी के रिगार्डिंग किसने प्रपोज किया था? बताओ क्या बताए थे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है, एक सेकंड, ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है वो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, रुडोल्फ विर्चो साहब ने दिया था। देखो नीट का सवाल है, क्लियर है? कोई मसला, कोई समस्या, परेशानी? हाँ, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, किसने दिया था? देखो ये तो भाई क्या है, पता नहीं, गलत है। लीवेनहॉक लिविंग सेल को देखा था सबसे पहले, लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम देखे थे, ये है। रॉबर्ट हुक सेल को सबसे पहले इसने देखा था।
मतलब ये लिखेंगे रोबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था जो डेड सेल था, किसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पाया जाता था उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्केलेटन एंड सिवान इज योर करेक्ट आंसर। स्केलेटन एंड सिवान आपका सही आंसर है, इसका आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि आपका सेल थ्योरी इन्होंने ही दिया था। ओह, क्वेश्चन इज खत्म। तो आज का टॉपिक क्या है? एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये कैसे कर दिया भाई? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है ना। तो इसके आगे हम लोग आज का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा देखो, तो शुरू करता है टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। एक सेकंड वेट। हाँ चलो, तो मुझे बताओ, तुमने प्याज का तो नाम सुना होगा? हाँ सर, ओनियन। ओनियन क्या है? ओनियन, ठीक है। मुझे बताओ, ओनियन जो है वो प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? सर एक ऐसा सवाल है। हाँ भाई बताओ कि ओनियन जो है वो प्लांट है कि एनिमल है? सर ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट है। ये क्या आपका प्लांट सेल है? प्लांट सेल है। अब मुझे अगर तुम ये पता है कि अगर ये प्लांट सेल है, तो मुझे सोच के बताओ कि इसके सबसे बाहर आउटर लेयर क्या होगा? सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन। सर ऑब्वियस बात है सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन होगा? गलत, सेल वॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट है ना। तो अब मैं बता रहा हूं कि भाई साहब, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और भी फर्क है, मैं बाद में बात करूंगा उसमें। फिलहाल जो अब तक के सिनेरियो में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क ये है कि एनिमल सेल के अंदर सर सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है सर, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब मुझे बताओ, प्याज जो आपका ओनियन, क्या प्याज? हाँ प्याज, ठीक। प्याज जो है वो आपका प्लांट सेल है, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे सोच के बताओ कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा? सेल वॉल सबसे बाहर कि सेल मेम्ब्रेन? सर जाहिर सी बात है कि आपने कहा था कि प्लांट के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल होगा इसके अंदर, सेल वॉल होगा, ठीक है। ये एंजाइटी की बात है भाई। दूसरा बात, ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन चेक सेल, गाल का सेल, ठीक है। बताइए एनिमल सेल होगा कि प्लांट सेल होगा? देखो सबसे पहली बात, जिन लोगों को पता नहीं हो, हम लोग एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एज अ साइंस एज अ बायोलॉजी जा, ठीक है। तो ह्यूमन का जो चिक सेल है वो क्या है? एक तरीके से एनिमल सेल है। क्या है वो? एक तरीके से एनिमल सेल है। तो अब मुझे बताओ कि इसके सबसे बाहर कौन सा लेयर होगा? सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल? क्या होगा इसके अंदर सबसे बाहर? सर सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा सर? सेल मेम्ब्रेन होगा। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि प्याज जो है, प्याज का शेप गोल क्यों होता है? क्योंकि उसका सबसे बाहर का लेयर गोल है। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल मान लो ये बोतल है, अगर इस बोतल का शेप ऐसा है तो इसके अंदर तो तुम पानी देकर बर्फ जमाओगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इस बोतल का अंदर जो मतलब बर्फ जमेगा वो इस बोतल के शेप का ही होगा। क्यों सर? क्योंकि इस बोतल का जो सबसे बाहर का लेयर है वो जिस शेप का होगा उसी शेप के अंदर मतलब पानी देंगे हम लोग, तो पानी जमने के बाद जो बर्फ बनेगा, बर्फ का भी शेप इस बोतल की जैसा होगा। हाँ सर ये तो सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बाहर का जो परत है ये क्या कर रहा है? ये बाउंड्री तय कर रहा है। क्या कर रहा है? बाउंड्री तय कर रहा है कि बर्फ कैसा जमेगा, किस शेप का जमेगा। तो जैसा इस बोतल का शेप है उसी तरीके का बर्फ जमेगा। ये इस बात का सबूत है कि ये जो बाहर का जो लेयर है ये क्या करता है? ये क्या करता है सर? यही जो है आपका डिसाइड करेगा कि अंदर का जो बर्फ है वो कैसा जमेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ओनियन के अंदर जो सबसे बाहर का जो लेयर होगा यानी कि सेल वॉल, वही डिसाइड करेगा कि प्याज का शेप कैसा होगा। और ऐसा कोई भी लेयर जो क्या करे, जो बाउंड्री बनाता हो, जो सबसे बाहर का लेयर शेप बनाता हो, ऐसे लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? डीलिमिटिंग लेयर इज नथिंग बट मतलब जो बाउंड्री बनाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि प्लांट के अंदर डीलिमिटिंग लेयर कौन सा होता है, सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेल वॉल, ठीक है। डीलिमिटिंग लेयर, डीलिमिटिंग। सर ये होता क्या? देखो क्या होता है? ये विच मेक बाउंड्री, ठीक है। ओके। इसका मतलब सर ह्यूमन के अंदर तो डिलिमिटिंग लेयर आपका सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब ह्यूमन के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन इज द, ह्यूमन होता है एनिमल के अंदर, इज द डीलिमिटिंग
डिलिमिटिंग लेयर, है ना, समझ में आया। और तुमको पता है डिलिमिटिंग लेयर का काम क्या होता है, विच मेक बाउंड्री। बोलो समझ आया, समझ आया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है सर, आगे देखो। एक बात बताओ, मैंने कहा कि देखो ऐसा है, सेल हम लोग जो कल पढ़े थे, सेल में क्या था, पहली बात तो सेल कितने तरह का होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं बस एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि सेल जो है, सेल ये दो तरह का होता है फिलहाल। एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूकैरियोट भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रोकैरियोट भी बोलते हैं, ठीक है सर। यहां तक तो हम समझ गए कि सेल जो है आपका, सेल जो है आपका, सेल वो सर दो तरह का होता है, ठीक है सर, समझ गए। सेल आपका दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूकैरियोट भी बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रोकैरियोट भी बोलते हैं, ठीक है सर, समझ गए यहाँ तक। अब सुनो ध्यान से, कल हम लोग क्या पढ़े थे कि सर सेल के बाहर अगर हम एक ओवरऑल मतलब कि जनरल बात करें, जनरल मतलब कि मान लो दोनों सेल को मिक्स करके एक सेल बनाए, एनिमल सेल को प्लांट सेल को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर सेल में क्या होता है कि सेल के सबसे बाहर जो लेयर होता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, राइट सर। उसके जस्ट अंदर क्या होता है सर, सेल मेम्ब्रेन होता है, और बीच में क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। अब मेरा सवाल ये है कि सर क्या यूकैरियोटिक सेल और आप जो प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड किए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम इस, जैसे मान लो कि तुम इस कैटेगरी में, और मान लो तुम्हारा दो दोस्त है एक्स और वाई, एक्स तुम्हारा इस कैटेगरी में और वाई तुम्हारा किसी और कैटेगरी में, इसका क्या मतलब है, कुछ ना कुछ बेसिस पर हम लोग दोनों को अलग किए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो अलग हुआ, ये दोनों जो अलग हुआ, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो उसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जैसे मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। चलो, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल की बात करें, और भाई साहब जो भी बना अच्छा बना ये, हाँ, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यू ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो आपके कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखो, मान लो ये मैं एक यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ, ठीक है, ओके सर। ठीक है, देखो, तो अगर मैं बोलूँ यूकैरियोटिक सेल में, तो एक ओवरऑल बात करते हैं हम, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो बात करें, सेल की बात करें, कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो सबसे बाहर का लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है सर। ये इसके अंदर का जो लेयर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है सर। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है सर। ये तो सर हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो आपका अंदर का जो न्यूक्लियस है, इसको अगर हम बाहर निकाल के देखें कि कैसा दिखता है, तो देखो कैसा दिखेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बाहर निकालते हैं, किसको किसको बाहर निकालते हैं हम लोग, न्यूक्लियस को। तो जब हम न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि न्यूक्लियस जो है बेटा, उसके बाहर भी एक लेयर पाया जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक इस तरीके से लेयर होता है, देखो एक लेयर होगा, ऐसे होता है लेयर, ये रहा, ये लेयर हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर यहां पर इस तरीके से क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक।
और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, ये एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर हुआ। अगर मैं इस न्यूक्लियस को बाहर जूम करके देखूँ, राइट, तो मुझे 3 स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, इसके अंदर, समझ में आया। सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से सुनना, सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है, समझ गए सर। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके अंदर ना कुछ स्पेस में यहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। अगर यहां तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, सब दिख नहीं देगा, हाँ ठीक। अगर आपको यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है, कि अगर मैं न्यूक्लियस को जूम करूं तो उसमें हमको एक लेयर देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर एक क्रोमोसोम पाया जाता है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। मैं यहां पर आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं। क्या आपने डीएनए का नाम सुना है, हाँ सर डीएनए का नाम तो सुना है। मैं कुछ बातें यहां पे करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ध्यान सुनना अच्छे से, ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना, ठीक, ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना। मान लिया जाए बेटा ये आपका एक सेल है, क्या है, ये एक सेल है, ओके सर सेल है, ठीक, सेल है, ये तो सेल है, ठीक। और एक सेकंड, हाँ, मान लो ये आपका डीएनए, क्या है ये सर, ये आपका डीएनए, मान लिया जाए ये आपका डीएनए, ठीक। इस सेल के अंदर यहां पर जो है अंदर में वो आपका मान लीजिए यहां पर एक न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, समझ गए यहां तक। ये आपका डीएनए है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक। इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो आपका 10 का पावर -6 नैनोमीटर, कितना है, 10 का पावर -6 नैनोमीटर, ठीक है। इस डीएनए का जो साइज है वो आपका 2 मीटर है, क्या है, 2 मीटर है, ठीक है सर। ये इस डीएनए का साइज कितना है, 2 मीटर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे इस डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट करना है, मतलब 2 मीटर के डीएनए को इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जिसका साइज 10 का पावर -6 नैनोमीटर है, उसके अंदर इसको फिट करना है। अब तुम मुझे बताओ कि कैसे फिट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है। इसको अगर मुझे अपने पॉकेट में रखना है तो मैं क्या करूंगा सर, इसको फोल्ड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब इसे सीधा तो नहीं डाल सकता ना सर पॉकेट में, सीधा पॉकेट में तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, कंडेंस कर दूं, तो ये छोटा हो जाएगा और साथ के साथ मोटा भी हो जाएगा, ठीक है। और मैं जब इसको फोल्ड कर देता हूं, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो क्या सेम ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे जेम का जो साइज है, पॉकेट का जो मेरा साइज है, वो छोटा है एज कम्पेयर टू दिस पेपर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर इस डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर रखना है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा है और डीएनए का साइज बड़ा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड यानी कि कंडेंसेशन करना पड़ेगा। ओहो यस सर, समझ गया सर। तो मतलब क्या हुआ कि हमको इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये कंडेंस करके कुछ ऐसा दिखा, ठीक, मतलब ये यहां पर ऐसे आ गया, देखो इसको कंडेंस करके यहां पर रख दिया, ठीक है, कंडेंस कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा क्रोमैटिन। अच्छा बात बताओ, मैं कहने का मतलब ये है कि डीएनए जो है और क्रोमैटिन तो सेम बात हुआ सर, हुआ ना भाई, हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अरे तुम खुद बताओ, अगर मान लो तुम पेज को फोल्ड कर दो तो वो ऐसा थोड़ा है कि क्या अनार बन जाएगा, नहीं, वो तो पेज ही रहेगा ना, वी आर नॉट जादूगर, वो तो पेज ही रहेगा। मेरा सवाल ये है कि अगर मान लिया जाए अगर तुमसे कोई पूछ दे कि डीएनए और क्रोमैटिन में क्या फर्क है, तो सर दोनों सेम बात है। क्यों सेम है सर, अरे डीएनए को तो फोल्ड कर क्रोमैटिन बनाया, हाँ। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे डीएनए को तुमने फोल्ड क्यों किया और कोई काम नहीं था, तो क्या बोलोगे कि भाई हमको इसको कम स्पेस में रखना था, कीप इन लेस स्पेस, ये बात है सर, तो क्रोमैटिन बन गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि सर मैं क्रोमैटिन को और कंडेंस कर सकता हूं क्या, देखो, तो अगर मैं क्रोमैटिन को और कंडेंस करूं तब जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ये मान लो तुम्हारा बन गया, इसको हम लोगों ने नाम दिया क्रोमोसोम, नाम दिया हमने, ठीक है।
अब इस क्रोमोसोम के अंदर देखो क्या, तुम मुझे खुद बताओ सर, डीएनए होगा, और याद रखना एक चीज अभी याद कर लो कि डीएनए को बनाने के लिए पहले से कुछ ना कुछ आरएनए होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या हुआ, मान लिया जाए इसके तो डीएनए होगा, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा सर, डीएनए होगा ही, ठीक है, प्लस आरएनए भी होगा सर, अभी आप बोले, और साथ में इसको फोल्ड करके रखने के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए होता है, जैसे मान लो ये जो है इस तरीके से कुछ प्रोटीन चाहिए होता है ना, और 2 प्रोटीन चाहिए ना, 2। देखो एक प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है सर, और इस प्रोटीन का नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या है, डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, और साथ में क्या है सर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, ये किसके अंदर है बेटा, ये आपका है क्रोमोसोम के अंदर। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और आगे जो मैं लिखूंगा वहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं यूकेरोटिक सेल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के क्लास में। आगे हम लोग जो बढ़ेंगे वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूकेरोटिक सेल के ऊपर। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। ये आप हेडिंग दे देना बेसिक, क्या दे दोगे, बेसिक, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग चर्चा किस पे करेंगे सर, यूकेरियोटिक सेल पे, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे कि यहां पे पढ़ चुके हैं, ये देखो यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर, ये क्या, एक डेंस स्ट्रक्चर, ये क्या, एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यस सर, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये यूकेरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है बेटा वो आपका, सबसे पहली बात इसमें याद रखना कि इसके पास चलो एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। आपको यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है सर, एक काम कीजिए, डायग्राम बना दीजिए इसका, ठीक है, बनाते हैं अभी। आप बोलो, हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या, देखो देखो किसका डायग्राम बनाना है, न्यूक्लियस का डायग्राम बनाता है। चलो ये हो गया, ये न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये तुम्हारा क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके अंदर ये तुम्हारा डीएनए होगा इस तरीके से, ये तुम्हारा डीएनए हो गया, ठीक है, डीएनए हो गया। और इसके अंदर क्या पाया जाता है सर, यहां पर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, ये इस तरीके से, ये तुम्हारा न्यूक्लियोलस है, ठीक। और इसके अंदर कुछ लिक्विड भी पाया जाता है ना, जैसे साइटोप्लाज्म था, तो यहां पर जैसे इस तरीके से देखो, एक सेकंड, चलो अब एक एक करके सबका नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है सर, ये जो आपका है इसका नाम क्या है सर, ये तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लग रहा है मुझे, क्योंकि आप पहले बता चुके हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है सर। ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है यहां पर, ठीक है सर, ओके ओके। सर ये क्या है, ये जो है आपका, ये आपका क्या है सर, आप ही ने बोला था, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्या है ये, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब
सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमको एक चीज और यहाँ पे बता दूँ। देखो दो तरह का डीएनए होता है। पहली बात तो तुम मुझे बताओ कि इसको ये देखो, एक स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड, मतलब यहाँ पे ये जो डीएनए है, ये जो आपका डीएनए है, इसमें दो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डबल स्ट्रैंड बोलेंगे इस डीएनए को। यस सर। और एक चीज देखो, एक तो डीएनए ये तुमको दिख रहा है, एक डीएनए ऐसा होता है। क्या फर्क है इन दोनों में? सर ये डीएनए जो आपका, इसका एक साइड दूसरे साइड को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डीएनए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दो तरह का डीएनए हम लोग को अपने नेचर में देखने को मिलता है। एक वो डीएनए जो जिसका एक साइड दूसरे साइड से नहीं मिल रहा, और दूसरा कौन सा डीएनए? जिसका एक साइड दूसरे साइड से मिल रहा, मतलब सर्कल जैसा बना रहा हो। तो ऐसे डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, ये वाले को, इस वाले को, ठीक है। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके सर। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? देखो ना, भी बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं। एक सेकंड, ये देखो, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे ये जो क्रोमोसोम है, तो एक तरह का डीएनए तो हुआ, ये कैसा है? तो याद रखना ये डबल स्ट्रैंड है और लीनियर डीएनए। क्या है? दिख रहा है क्या? अच्छा बड़ा कर दो। ये क्या है सर? ये डबल स्ट्रैंड है और साथ में लीनियर है। ओके सर, ठीक है सर, समझ गए सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसके क्रोमोसोम के अंदर, इसके क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहला चीज तो डीएनए होगा, साथ में क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगा, और क्या होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, और कुछ आरएनए पाया जाता है। और कुछ आरएनए पाया जाता है, ठीक है। व्हाट अबाउट डीएनए? डीएनए जो है यहां पर आपका मेनली, यहां पर क्या होगा? डीएनए होगा। मेन यहां पर क्या होगा? ऑब्वियस बात है डीएनए होगा। तो मेनली ये होता है डीएनए, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन यहां पर बेसिक नेचर का होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो यहां पर एसिडिक नेचर का होता है। बस इतना याद रखना। अच्छा, बेसिक और एसिड समझते हो? जैसे पीएच मान आप पढ़े होंगे बचपन में, जिस भी सब्सटेंस का पीएच मान 7 के ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं, राइट। और जिस भी सब्सटेंस का पीएच मान 7 के नीचे रहता है उसको एसिडिक बोलते हैं, राइट। और जो 7 के ऊपर गया उसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो वो आपका बेसिक नेचर का है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो वो आपका एसिडिक नेचर का है, ठीक है। यहाँ एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, हम लोग क्या पढ़े थे कि डीएनए के फोल्डिंग में प्रोटीन हेल्प करता है। अब यहाँ पर दो प्रोटीन है, कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन है, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा प्रोटीन डीएनए को यहां पर इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर हेल्प कर रहा है फोल्ड होने में, ठीक है। तो सवाल तो बढ़िया है। तो क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे यहां पर कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपका डीएनए फोल्डिंग में मदद करेगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है आपका, हिस्टोन प्रोटीन जो है आपका, वो आपका फोल्डिंग में यानी कि पैकेजिंग में मदद करता है। फोल्डिंग में यानी कि पैकेजिंग में मदद करता है। बोलो, समझ आया? समझ आया? समझ आया? अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या? इट इज लिक्विड, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब सुनो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से एकदम फोकस करके मेरी तरफ देखो। सबसे पहला बात ध्यान से सुनना, यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ऐसा कोई भी सेल जिसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं, उसके सेल के न्यूक्लियस को, कि उसका सेल का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसके पास। सर नहीं समझा, फिर से बोलिए। देखो, ऐसा कोई भी सेल जिसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो, या फिर नहीं, दोनों प्रेजेंट हो, ऐसे सेल के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अब मुझे तुम खुद सोच के बताओ कि यूकेरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं? सर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, बताओ जल्दी बताओ।
इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होना चाहिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी सेल जिसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है, ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूकेरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस उसके पास पाया जाता है। क्लियर? बोलो क्लियर? मतलब क्या हुआ कि यहां पर होगा आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। बोलो समझ आया? कोई दिक्कत? लिख लो उसका थोड़ा टेढ़ा। यहाँ पे लिखो इसे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बोलो समझ आया? आया समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। मैं बस यहां लिखूंगा और तुमको खुद समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। तो अब तुम मुझे बताओ कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? बताओ, कुछ सोच के बताओ। सर आपने क्या कहा था कि ऐसा कोई भी सेल जिसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सेल के न्यूक्लियस हम लोग क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट होता है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट होता है। तो मुझे बताओ कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा या फिर नॉन डिफाइंड होगा? बताओ। इसका मतलब क्या हुआ सर? प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो सेल होगा वो आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। मतलब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि अगर बात करें कि इसका जो न्यूक्लियस होगा, ध्यान सुनना, इसका जो न्यूक्लियस होगा इसका क्या मतलब है सर? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, इसका क्या मतलब है? देखो यहां से अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ये मेम्ब्रेन नहीं, इसका मतलब क्या? इसका न्यूक्लियस जो वो कवर नहीं होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से नेकेड होगा, खाली होगा, है ना? इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अगर एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल का वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा। क्लियर? पूरा क्लियर? मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां पर लिख दूं कि न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल is not covered by nuclear membrane है ना? तो गलत की सही। इसका ये मतलब है कि इसके पास, इसका ये भी मतलब है कि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। किसके पास? प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। सर आप मुझे बताइए, क्या इसके पास डीएनए होगा? हाँ डीएनए होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास डीएनए तो होगा, लेकिन डीएनए कैसा होगा? डीएनए सर कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड की सिंगल स्ट्रैंड? सर ये भी डबल स्ट्रैंड होगा, ये भी क्या होगा? डबल स्ट्रैंड होगा, लेकिन ये सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब कि इसका जो डीएनए है वो उसका एक एंड दूसरे एंड से मैच कर जाता है। सर्कुलर होता है। ठीक है सर? और कुछ सर सर्कुलर होता है। ठीक है? और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? ये हिस्टोन प्रोटीन इसके पास एब्सेंट होता है। ठीक है सर? समझ गए सर? ठीक है। तो सर यहां पे डीएनए का पैकेजिंग कौन करता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर इसके पास क्या होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। देखो तो यहां पर क्या होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है?
नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो वो आपका प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और क्या फर्क है कि यहां पर जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का, ठीक है, और उसमें क्या था? एसिडिक नेचर का था, ठीक है। और यही तुम्हारा क्या करेगा? पैकेजिंग में मदद करेगा, हेल्प इन पैकेजिंग, हेल्प इन पैकेजिंग, हेल्प इन पैकेजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसके पास जो है वो आपका फॉल्स क्रोमोसोम होगा। देखो क्या होगा इसके पास? ट्रू न्यूक्लियस था नहीं, तो इसके पास क्या होगा? फॉल्स क्रोमोसोम होगा, फॉल्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। मैं एक एक करके फिर से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। अब देखो फॉल्स क्रोमोसोम का बहुत सारा नाम होता है, जैसे इसको तुम न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हो, न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हो, जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हो, जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये होता कितना? एक होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक होता है। मैं फिर से बता दूं, देखो प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। इसका क्या मतलब है? कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो, अगर इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अगर इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो नंगा होगा, मतलब उसका, उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब वो कवर नहीं होगा किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। मतलब क्या हुआ? कि न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है सर। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जिसके पास होगा उसको बोलेंगे उसका ट्रू न्यूक्लियस है ना। तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, इसका मतलब क्रोमोसोम कैसा होगा? फॉल्स क्रोमोसोम होगा। अगर फॉल्स क्रोमोसोम है तो इसका दो तीन नाम होता है, जैसे एक न्यूक्लियर डीएनए हो गया, इसको फॉल्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हो। सर इसका डीएनए कैसा होता है? इसके डीएनए में डबल स्ट्रैंड, इसका डीएनए भी डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब कि पीएच कैसा होता है? वो बेसिक नेचर का होता है और वही डीएनए के पैकेजिंग में मदद करता है। क्लियर? आया समझ में? अब मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मुझे बताओ ये सही कि ये गलत है। देखो क्या है क्वेश्चन कि न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। देखो मैं ऐसा, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल सेल न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम इज एब्सेंट, ट्रू की फॉल्स? पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है, दूसरा क्या है? कि फॉल्स न्यूक्लियस एंड फॉल्स